पीयूष बंसल शार्क टैंक इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस में से एक, जो हर पिच में एक ही चीज बोलते हैं, ये तो टेक का प्ले है। टेक टेक टेक। तो एक क्वेश्चन, एक ऐसा बंदा जो इतनी सारी टेक की बातें करता है, उसकी खुद की कंपनी का टेक और बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि कंपनी लगभग पिछले 15 साल से चल रही है और पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने प्रॉफिट की शक्ल देखी, लेकिन उसके पीछे भी कुछ और राज है जो सब लोगों को नहीं पता है। क्योंकि कंपनी 15 सालों से लॉसेस में थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में लॉस था, फाइनेंशियल ईयर 2024 में लॉस था, और अचानक से आईपीओ आने से जस्ट पहले 297 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आता है, लेकिन वो भी ऑपरेशन इनकम से नहीं। और फिर यही कंपनी सिर्फ 297 करोड़ के प्रॉफिट्स पे 72,000 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन उठा जाती है आईपीओ में। यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात ये है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे ज़ीरोधा, जिसका आज वैल्यूएशन है लगभग 29,000 करोड़, उसका रेवेन्यू है लगभग 9,300 करोड़ विद अ प्रॉफिट ऑफ 5,500 करोड़। वहीं पे दूसरी तरफ लेंसकार्ट का वैल्यूएशन है लगभग 75,000 करोड़ और प्रॉफिट है सिर्फ 130 से 300 करोड़ के बीच में। ज़ीरोधा जैसे कंपनी जो एक टेक फर्स्ट कंपनी है, जिसका प्रॉफिट ज्यादा है, स्केलेबिलिटी ज्यादा है और मार्जिन ज्यादा है, उसका वैल्यूएशन भी चश्मे बेचने वाली कंपनी जैसे लेंसकार्ट से कम है। तो ये पूरी कहानी क्या चल रही है, क्या वैल्यूएशंस इन्फ्लेटेड है, और यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये शार्क टैंक फाउंडर्स बिजनेस डिकोडिंग सीरीज का एपिसोड 3 है। मैं पहले शुगर कॉस्मेटिक्स और बोट का ब्रेकडाउन कर चुका हूं, और दोनों में हमने एक चीज कॉमन देखी, जो फाउंडर शार्क टैंक पे बोलते हैं और उनकी कंपनी जैसा परफॉर्म कर रही है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए आज हम डिकोड करेंगे पीयूष बंसल को और उनकी कंपनी लेंसकार्ट को। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें ऐसे बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग का डीप कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो, क्योंकि तुम्हारे लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। शार्क टैंक अब आ गया है इंडिया में। The much-awaited Lenskart IPO opens for subscription later this week. Remember, the company is seeking a post-money valuation of almost $8 billion and 7,300 crores worth in IPO size as well. Lenskart is under the fire after an internal document triggered allegations of selective restrictions on religious symbols. While the company calls it outdated and denies any such policy, the outrage online refuses to die down. सबसे पहले तुम लेंसकार्ट को एक चश्मे बनाने वाली कंपनी जैसे मत देखो। लेंसकार्ट पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, रिटेल सब कुछ खुद होता है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है, सामान सीधा फैक्ट्री से तुम्हारे हाथ में आता है। कंपनी शुरू हुई थी 2010 में। पीयूष बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही में दिल्ली ने कंपनी स्टार्ट की थी। सबसे पहले एक ऑनलाइन अप्रोच था, बट फिर इवेंचुअली फिजिकल स्टोर्स भी आ गए, और कंपनी को स्टार्ट हुए ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2025 ही था जिसमें प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया, और वो भी जस्ट आईपीओ के पहले। बट ओवर द पास्ट 15 इयर्स कंपनी काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी है। कंपनी के टोटल 2,806 स्टोर्स हैं ग्लोबली। इंडिया में लगभग 2,100 और बाकी बचे हुए इंटरनेशनल स्टोर्स हैं लगभग 670 के आसपास। ऐप के डाउनलोड्स भी काफी ज्यादा है, लगभग 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, और जापान, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट हर जगह कंपनी अपना प्रेजेंस बना चुकी है। अगर मैं इनके प्रोडक्ट रेंजेस की बात करूं तो इनके प्रोडक्ट लिटरली 400 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और 42,000 तक भी जाते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बेचते हैं, सन ग्लासेस बेचते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस बेचते हैं, उसके साथ एक्सेसरीज बेचते हैं, और इनके खुद के प्राइवेट लेबल ब्रांड्स भी हैं, जैसे जॉन जेकब्स एंड ओंडेस, जो 2022 में एक्वायर किए गए थे। अब तुम में से कुछ लोगों को प्राइवेट लेबलिंग का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए तुम्हें एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार ब्रांड्स क्या करते हैं ना, अपने एक ब्रांड के अंदर ही अलग अलग सेगमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम को अलग टारगेट कर पाए, मिडिल क्लास, सेमी प्रीमियम लोगों को अलग से टारगेट कर पाए, और जो सबसे अफोर्डेबल रेंज है वो वाले कस्टमर्स को अलग से टारगेट कर पाए। अगर हम लोग सबके अलग अलग नाम नहीं बनाएंगे, सबको एक ही ब्रांड नाम से बेचेंगे, तो प्रीमियम कस्टमर कभी प्रीमियम वाला प्रोडक्ट बेचेगा ही नहीं, वो दूसरे ब्रांड के पास चला जाएगा। इसलिए प्राइवेट लेवल ब्रांड्स बनाए जाते हैं, जैसे जॉन जेकब्स, जो स्पेसिफिकली प्रीमियम लोगों को टारगेट करके दिमाग में बनाया जाता है। अब ये चीज सुन के शायद तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि एक नया ब्रांड खुद का बनाने की क्या जरूरत थी, कोई रेबेन वगैरह या कोई और प्रीमियम ग्लासेस के चश्मे हैं वही अपने स्टोर में रख लेते। उसमें दिक्कत ये होती है कि तुम्हें जो ब्रांड है उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो अगर कोई सामान तुम बेच रहे हो रेबेन का, वो है मान लो $100 का, तो हो सकता है उसमें से तुम्हें 20, 25, $30 जितना भी होगा वो रॉयल्टी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अब लेंसकार्ट ने खुद ही ये ब्रांड्स को एक्वायर किया, उनकी मार्केटिंग की और उनकी पोजीशन ऐसी कर दी जो एक प्रीमियम मार्केट के लिए हो, और अब इसी वजह से लेंसकार्ट को कोई भी दूसरी कंपनी को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अगेन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स की। लेंसकार्ट में बाकी चश्मे वाली दुकान से एक्जैक्टली ऐसा क्या डिफरेंस है, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम्हें ढंग से समझ में आएगा। पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लेंसकार्ट के जो मार्जिन है वो ज्यादा क्यों है और बाकी कॉम्पिटिटर से क्या एक्जैक्टली अलग है। मान लो एक चश्मे की दुकान है जो लेंसकार्ट की, और एक शॉप भी है जो कोई रैंडम नॉर्मल स्टोर है। दोनों के लिए चश्मा सेम ही फैक्ट्री में बनता है और लगभग कॉस्ट आती है 670 रुपीज। अब शॉप बी के लिए क्या जर्नी होगी, सबसे पहले फैक्ट्री में चश्मा बनेगा, फिर वो होलसेलर को जाएगा लगभग 15 से 20% मार्कअप पे। मार्कअप
मार्कअप का सिंपल मतलब होता है कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है क्योंकि वो भी अपना घर चला सके। फिर ये होलसेलर आगे प्रोडक्ट्स देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अगेन वो भी अपना 15-20% मार्कअप देता है और आगे पास करता है रिटेलर्स को। अब रिटेलर भी अपना 20 से 30% मार्जिन डालता है और फिर बेचता है प्रोडक्ट कस्टमर को, क्योंकि जो रिटेलर है उसको भी दुकान का रेंट देना है, सैलरीज देनी है, स्टाफ मेंटेन करना है और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। अब जैसे हमने देखा हर स्टेप में कोई ना कोई अपना मार्जिन ऐड करता रहता है और फाइनली जब तक चश्मा शॉप बी के काउंटर पे आता है, जो चीज लगभग 670 रुपीज की बनी थी वो 1500 से 1800 रुपीज की हो जाती है। अब ऑब्वियसली अगर रिटेलर कोई सामान महंगा मिलेगा तो वो आगे भी कस्टमर्स को महंगा ही बेचेगा। तो बेसिकली जो शॉप बी की प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं प्रीमियम सेगमेंट पे हो जाती है, लेकिन जो क्वालिटी है वो तो एक्जैक्टली सेम थी। अब लेंसकार्ट में देखो एक्जैक्टली क्या होगा। लेंसकार्ट में जो चीज बनी थी 670 रुपीज में वो डायरेक्टली रिटेल शॉप पे आ जाएगी विदाउट एनी एड ऑन्स, विदाउट एनी मिडलमैन। कोई होलसेलर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और जो रिटेल है वो भी उनका खुद का ही शॉप है। तो बेसिकली जो चश्मा 670 रुपीज का बना था वो हल्का सा मार्कअप होकर कस्टमर के हाथ में सीधा आ जाता है। तो बेसिकली क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है और तब भी प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। इसी वजह से लेंसकार्ट के जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो लगभग 68% थे इन फाइनेंशियल ईयर 2025, जहां में बाकी एफएमसीजी या रिटेल कंपनीज का जो ग्रॉस मार्जिन है वो लगभग 30 से 45% का होता है। लेंसकार्ट का 70% है बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल इंटीग्रेशन। उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर हर चीज खुद ने ओन कर रखी है। इसके साथ जो उनके इंटरनेशनल स्टोर्स है जैसे जापान, मिडिल ईस्ट, यहाँ पे के मार्जिन 75% तक पहुंच जाता है। तो ये कस्टमर्स नेगोशिएट नहीं करते हैं, इनकी परचेसिंग पावर ज्यादा होती है और ये लोग हल्का सा प्रीमियम पे करने के लिए भी रेडी होते हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है लेंसकार्ट का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ज्यादा मार्जिन एफिशिएंट है और बेसिकली हर कंपनी का ही होता है, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की परचेसिंग पावर थोड़ी ज्यादा होती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, यूएस, यूरोप वगैरह में। सो बेसिकली मार्जिन ज्यादा क्यों है कि हम 4 रीजंस में कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला मिडलमैन नहीं है, दूसरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, तीसरा खुद के प्राइवेट लेवल ब्रांड्स हैं इसलिए बाकी कोई कंपनी को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है, कोई लाइसेंसेस नहीं लेने पड़ते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी के अंदर ही रहता है। चौथा वॉल्यूम एडवांटेज, लगभग 1.31 करोड़ यूनिट साल में मैन्युफैक्चर होते हैं और जब इतने ज्यादा स्केल पे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, बल्क में फैक्ट्रीज काम करती हैं, फैक्ट्रीज अच्छे यूटिलाइजेशन पे चलती है तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो काम करता है, रॉ मटेरियल सस्ता बनता है और कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। ये चारों चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं टू अ चीपर एंड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब और डेप्थ में तुम्हें समझाऊं तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का सिंपल डेफिनेशन जैसे मैंने बोला कि सप्लाई चेन का मैक्सिमम स्टेप खुद कंट्रोल करना। जैसे अगर मैं तुम्हें एप्पल के एग्जांपल से बताऊं तो चिप्स वो खुद बनाते हैं, फोन खुद बनाते हैं, स्टोर्स भी उनके खुद के ही हैं। तो ये सेम फंडामेंटल्स लेंसकार्ट भी अप्लाई करता है। उनकी खुद की बहुत ज्यादा बड़ी फैक्ट्री है राजस्थान में जो कि 75% ऑटोमेशन पे काम करती है। रोबोटिक सिस्टम्स लगे हुए हैं लेंस काटने के लिए, एजिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए और सिर्फ 25% काम ही मैनुअल होता है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इतना ज्यादा है कि अगर तुम 9 बजे से पहले ऑर्डर करते हो तो 58 सिटीज में तुम्हें नेक्स्ट डे डिलीवरी अवेलेबल हो जाती है। और ये इसकी वजह से नहीं है कि लॉजिस्टिक्स अच्छे हैं, ये इसकी वजह से भी है कि मैन्युफैक्चरिंग इतने स्पीड पे हो रही है, क्योंकि स्टोर्स के पास अक्सर इन्वेंट्री होती ही नहीं है। 75% से ज्यादा इंडियन इन्वेंट्री आज भी सिर्फ फैसिलिटीज में रखी हुई है और वहीं पे स्टोर्ड है। स्टोर तो बस शोरूम की तरह काम करते हैं, तुम फ्रेम चूज करते हो, आई टेस्ट करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो और फिर फैक्ट्री से डायरेक्टली सामान तुम्हारे घर पे डिस्पैच होता है। सो अब हम बात करते हैं कि कंपनी का मेन पैसा आता कहां से है और उसके बेसिकली 5 इनकम सोर्स है जिसको हम 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, जैसे मैंने अभी पहन रखे। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि भाई तेरी आईसाइट वीक है, ये पहन ले वरना बाद में दिखना बंद हो जाएगा। कंपनी का 70% रेवेन्यू यहीं से आता है। लगभग 1500 से 5000 का स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन होता है और वॉल्यूम में सबसे ज्यादा भी यही चीज है। दूसरी चीज प्रीमियम लेंस और कोटिंग, और असली में जो ब्रांड का पैसा है वो भी यहीं पे बनता है। एंटी ग्लेयर कोटिंग, ब्लू कट लेंस, फोटोग्राफिक टेंट, हर चीज लगभग 300 से 1500 रुपए की एक्स्ट्रा आती है। और ये सारी जो कोटिंग्स है ना, इन पे जो मार्जिन होता है वो लगभग 70 से 80% का होता है। तीसरा लेंसकार्ट गोल्ड मेंबरशिप, 1000 से लगभग 1500 रुपए पर ईयर। अगर मैं तुम्हें नंबर्स बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 108 करोड़ रुपीस आए थे सिर्फ मेंबरशिप फीस से। इनके लगभग 7.12 मिलियन मेंबर्स हैं एज ऑफ जून 2025। और एक बार तुम साइकोलॉजी समझो, जब तुम किसी की मेंबरशिप ले लेते हो तुम ऑटोमेटिकली अपना नेक्स्ट परचेज भी उसी सेम जगह से करोगे, मतलब लेंसकार्ट से करोगे, क्योंकि स्विचिंग का मतलब है अपनी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ा देना। इसी के साथ एक और चीज जो इंडियन हाउसहोल्ड्स में बहुत होती है और शायद तुमने भी देखा होगा, अगर फैमिली में कोई एक पर्सन लेंसकार्ट की मेंबरशिप ले लेता है तो अपने हर एक फ्रेंड को बोल देता है, हर एक फैमिली मेंबर को बोल देता है कि भाई अगर तेरे को चश्मा लेने जाना हो तो मेरे को बता देना, मेरे पास मेंबरशिप रखी हुई है और तो इसी को यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि हम तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक ही मेंबरशिप लेके 10 लोग यूज कर रहे हैं, 15 लोग यूज कर रहे हैं और तुम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो ये सोच के कि यार हम लोग ना इसको लूट रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, यही गोल था लेंसकार्ट का कि तुम खुद कंपनी की मार्केटिंग करोगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड करोगे लेंसकार्ट से चश्मा लेने के लिए। और कंपनी ये चीज करने में जेन्युइनली सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी चश्मा अपने फ्रेंड की मेंबरशिप से ही लिया है। चौथा एक्सेसरी और सन ग्लासेस, इसी के साथ क्लीनिंग किट्स भी आते हैं, केसेस भी आते हैं। लगभग ये सारे प्रोडक्ट्स पे 50% का मार्जिन रहता
रहता है और इंडिया में जो सनग्लासेस का मार्केट है वो आज 17,400 करोड़ का है और 14% से ग्रो भी हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए जिसपे वो कैपिटलाइज भी कर रहे हैं। और पांचवा है इंटरनेशनल बिजनेस। लेंसकार्ट ऑलरेडी मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपैंड कर चुका है, जैसे जापान, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया में ओनडेस ब्रांड के थ्रू 669 इंटरनेशनल स्टोर्स भी उन्होंने एक्वायर कर लिए हैं। और जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो इंटरनेशनल मार्जिन है वो डोमेस्टिक मार्जिन से काफी ज्यादा बेटर होते हैं। तो अगेन कंपनी इस एरिया में भी रैपिडली एक्सपैंड कर रही है। तो अब ये सारी चीजें सुन के शायद तुम्हें लग रहा हो यार लेंसकार्ट तो बहुत अच्छी है, अर्पित ने तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, तो असली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं तुम्हें डार्क साइड ऑफ लेंसकार्ट बताता हूँ, जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में न्यूज नहीं आती और जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाई जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू था 3,788 करोड़ विद अ लॉस ऑफ 63 करोड़। नेक्स्ट ईयर FY24 में था रेवेन्यू 5,428 करोड़, 43% का जंप और लॉसेस भी मिनिमाइज हुए। इट केम डाउन टू जस्ट 10 करोड़ एंड इन FY25 रेवेन्यू वेंट अप टू 6,652 करोड़ विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ 297 करोड़। पहली बार कंपनी ने 15 साल में प्रॉफिट की शक्ल देखी। ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हुए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में थे लगभग 64%, जो FY25 तक लगभग 68% पे आ गए। एबिटा मार्जिन भी 14.6% आ गया और कंपनी जेन्युइनली बेटर हो रही है ऑपरेशंस में। लेकिन ये सब के बीच में एक चीज है जो तुम्हें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, जो ऑलमोस्ट हेडलाइंस में कवर ही नहीं करी जा रही है। वो जो 297 करोड़ का प्रॉफिट आया था उसमें से 356 करोड़ अदर इनकम से था, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम से आया था, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आया था। अब तुम सोचोगे इसमें क्या दिक्कत है, क्या अलग है, कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर एक चश्मे बेचने वाली कंपनी है तो तुम क्या सोचोगे कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती होगी? आंसर है ऑब्वियसली चश्मे बेच के। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट आया है, ये पैसे आए हैं, ये चश्मा बेच के नहीं आए, ये कोई अदर एक्टिविटी करके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड बेच दिया, कोई एसेट बेच दिया, कोई मशीनरी होगी वो बेच दी। ये सारा पैसा जो बेसिकली चश्मा बेच के नहीं आया है बल्कि कोई रैंडम एक्टिविटी से आया है, उसी को हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया लेकिन चश्मा बेच के नहीं बल्कि अपनी दूसरी सोर्सेज से, और वो भी जस्ट आईपीओ के पहले, जो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। अब अकॉर्डिंग टू ऑल द टेक्निकल टर्म्स एंड सब कुछ DRHP पे ये फिगर जो 297 करोड़ का है ये एकदम सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू ऑपरेशंस है वो लगभग सिर्फ 130 करोड़ के आसपास की है। इसी के साथ एक जो बहुत बड़ा रिस्क DRHP में दिखाया गया है वो ये है कि चाइना पे कंपनी की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। FY23 में 54% परचेजेस चाइना से हुए थे और FY25 में लगभग 42%। अगर इनका एब्सोल्यूट वैल्यू बताऊं तो ये होता है 1,624 करोड़ रुपीस। बेसिकली मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी ट्रेड डिसरप्शन होता है या रिलेशंस खराब होते हैं और सप्लाई रुक जाती है तो कंपनी को बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि भले ही फैक्ट्री कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें रॉ मटेरियल से नहीं होंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा। अब हम फाइनली बात करते हैं, जो चीज मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो है कंपनी की वैल्यूएशन पे। कंपनी का जो पी है वो लगभग 234x है, मतलब ₹1 कमाने के लिए हम कंपनी को 234 रुपीज देते हैं। और अगर ऑपरेशनल इनकम कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं होती तो ये वैल्यूएशन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होती है। 297 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन 356 करोड़ थ्रू अदर इनकम। ऑपरेशनल रियलिटी ये है कि प्रॉफिट से 130 करोड़ के आसपास था और ये वो नंबर है जो शार्क टाइम पे तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इसी के साथ एक चीज जो मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखाना चाहूंगा वो ये है, यहाँ में मैंने ज़ीरोधा को, ग्रो को और लेंसकार्ट को कंपेयर किया है। चीज ये है, लेंसकार्ट अपने आप को एक टेक कंपनी के नाम से बेचता है, जो कि वो असलियत में है नहीं मेरे हिसाब से। अब लेंसकार्ट अपने आप को टेक फर्स्ट इसलिए करके बेचता है क्योंकि जो भी टेक फर्स्ट कंपनीज होती है उनको वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिलती है। अब अगर तुम सोचो कि यार टेक कंपनीज को वैल्यूएशन ज्यादा क्यों मिलती है, उसका सिंपल सा रीजन है, उनकी जो स्केलेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब एक बार उन्होंने सिस्टम बना लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया, अपना बैकएंड पूरा सॉर्ट कर लिया, उसके बाद वो कितने भी यूजर्स ऐड करें वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे होता है और इसके थ्रू मोनेटाइज करना बहुत ईजी होता है। लेकिन लेंसकार्ट में ऐसा नहीं है, उनको हर बार चश्मा बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की अलग से कॉस्ट आएगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आएगी और फिर फाइनली रिटेल पे रेंट भी देना पड़ेगा जहां पे अगेन कॉस्ट आएगी, जो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से बिल्कुल भी टेक कंपनी जैसा बिहेव नहीं करती है। इसलिए अगर मैं तुम्हें कंपेयर करके बताऊं इसको ज़ीरोधा और ग्रो से, ज़ीरोधा का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास आता है, जो ग्रो है उसका वैल्यूएशन लगभग 58,000 करोड़ है। और ये दोनों कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो लेंसकार्ट से कई गुना ज्यादा है। जैसे ज़ीरोधा का प्रॉफिट है लगभग 5,000 करोड़ और ग्रो का प्रॉफिट है लगभग 1,800 करोड़। इतना होने के बाद भी, टेक फर्स्ट कंपनीज होने के बाद भी, इनका जो वैल्यूएशन है वो लेंसकार्ट जैसी कंपनी से कम है। इसलिए मेरे को ऑनेस्टली ये चीज सेंस नहीं बनाती कि लेंसकार्ट को किस चीज पे वैल्यूएट किया जा रहा है। अब देखो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये कंपनी डेफिनेटली अच्छा कर रही है क्योंकि इसने वर्टिकली इंटीग्रेट कर दिया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ा दी गई है। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि उसका शेयर प्राइस क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक पेन है, मेरे को एक पेन की बहुत ज्यादा जरूरी है कि टॉप क्वालिटी स्टैंडर्ड से बना हुआ है, इंडस्ट्री से बना हुआ है वगैरह वगैरह, एंड इसलिए इसकी प्राइस होनी चाहिए लेट्स से 100 रुपीज। और मैं इसके लिए 100 रुपीज देने के लिए रेडी भी हूँ क्योंकि मेरे को लगता है इसकी मेटल का है, बहुत प्रीमियम फील है, स्मूथ लगता है। लेकिन अगर कल को मेरे को पता है कि इसकी फेयर प्राइस 100 रुपीज है और ये 100 पे ही बिकना चाहिए, लेकिन अगर कोई कंपनी
आके इसको 3,000 रुपए का बेचना लग जाए, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड डिसीजन टू बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लेंसकार्ट के साथ भी सेम हो रहा है। कंपनी डेफिनेटली अच्छा कर रही है, लेकिन उसकी जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई नहीं करती है। एक और चीज जो तुम में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगी वो ये है कि लेंसकार्ट का जो आईपीओ था वो लगभग 7,278 करोड़ के था, लेकिन उसमें से जो फ्रेश इशू था वो सिर्फ 2,150 करोड़ का था। मतलब कंपनी के पास सिर्फ 2,150 करोड़ रुपए गए और बाकी जो लगभग 5,000 करोड़ रुपए थे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। वो पैसे कभी कंपनी के अंदर गए नहीं, बल्कि जो शेयर होल्डर थे उनकी जेब में गए। सो इससे अगेन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार अगर सब लोग इतने कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी के लिए तो ये इतना सारा स्टेक बेच क्यों रहे हैं। थोड़ा बहुत स्टेक बेचना समझ में आता है, लेकिन 5,000 करोड़ सिर्फ ऑफर फॉर सेल अगेन बहुत ज्यादा है। अब हम फाइनली बात करते हैं रीसेंट कंट्रोवर्सी की जो अप्रैल 2026 में हुई। एक इंटरनल डॉक्यूमेंट वायरल हो जाता है जिसमें बेसिकली बताया जाता है कि कैसे वुमेन्स को और इंडियंस को हाथ में धागा पहनना अलाउड नहीं है, बिंदी लगाना अलाउड नहीं है और ये सब चीजें करना अलाउड नहीं है। और ये सब आता है स्टाफ यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग गाइडलाइन के हिसाब से। देखो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें सेंस बनाती हैं अगर ये सब लोगों के लिए होता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। हिंदूज को बोला गया कि तिलक नहीं लगाना है, धागा नहीं पहनना है, वहीं पे दूसरी तरफ मुस्लिम वुमेन्स के लिए ये गाइडलाइंस थी कि हिजाब को ढंग से पहनना क्यों है। अब ये चीज ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। देखो कई बार क्या होता है ना, जो भी प्रोफेशनल कंपनीज होती है, स्टोर्स होती है, वो इंश्योर करती हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी उनका स्टाफ है, वो कोई भी रिलीजन को रिप्रेजेंट ना करें, जो सेंस बनाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम कस्टमर एक बार स्टोर में आ जाता है और वो देखता है कि पूरे स्टाफ ने बिंदी लगा रखी है, हाथ में धागे पहन रखे हैं, तो हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो जाए ये देखिए यार यहाँ पे तो सब लोग हिंदू है। तो कई बार फॉर एग्जांपल एयरलाइंस में भी ऐसा किया जाता है कि ऐसा बोल दिया जाता है कि हमारा कोई भी स्टाफ कोई भी धर्म को, कोई भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा और सारे कस्टमर्स को इक्वली सेम जैसे ट्रीट करेगा। तो ये चीज यहाँ पे सेंस बनाती है। लेकिन जब ऐसा किया गया कि मुस्लिम्स को बोला गया कि हिजाब पहनना है, कैसे पहनना है और ये चीज अलाउ करी गई, तो ऑनेस्टली ये डिसीजन क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, ये मेरे को कहीं से सेंस नहीं बनाया, ना ही मेरे को इसके बारे में कोई डेटा मिला। बाकी पीयूष बंसल पहले बोल रहे थे कि ये जो गाइडलाइंस है ये पुरानी है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि ये गलती हो गई थी और इस रूल को, रेगुलेशन को अभी के अभी हटाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, लोग ऑलरेडी ऑफेंड हो चुके थे और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बॉयकॉट लेंसकार्ट, बॉयकॉट पीयूष बंसल के नारे लग रहे थे। तो यही था लेंसकार्ट का पूरा सच। अगली बार जब भी तुम लेंसकार्ट में कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तुम्हें हर चीज का रीजन पता होगा कि वो चीज कैसे काम करती है। जब तुम किसी को रेफरल दोगे तुम्हें पता है कि ये सिस्टम डिजाइन किया गया था क्योंकि तुम अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को जेन्युइनली वो चीज, जेन्युइनली वो मेंबरशिप रिकमेंड करो। और अगर तुम्हें जानना है कि बोट एग्जैक्टली कैसा कर रहा है, वो कंपनी क्यों डूब रही है, डूब सकती है, तो तुम्हें स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, तुम वो जाके देख सकते हो। इसी के साथ दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें ऐसे बिजनेस का, फाइनेंस का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो। एज आई मेंशन तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।